हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप लोग क्लासेस को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। आज आप लोगों का नया चैप्टर है और आज की क्लास में आप लोगों के लिए तथ्य बहुत हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनता है और यहाँ से तथ्यात्मक क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए आपको आज की क्लास को बहुत केयरफुली देखना है और इन सारे तथ्यों को बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि यहाँ से IAS में भी कई क्वेश्चन बने हैं और जहाँ पर बहुत सारे तथ्य भी पूछे जाते हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो सारे आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुए हैं। इनको आपको बार बार रिवीजन करना है और खूब सीरियसली सारे क्लासेस को देखना है, क्योंकि आप लोगों को यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला आपका है ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी बार बार आता है कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, क्या काम करता है ये। तो ये सारे पॉइंट्स आपको देखने हैं। तो पहला पॉइंट है 5 अगस्त 1954 को भारत सरकार द्वारा ललित कला अकादमी बनाया गया। यानी कि स्थापना कब हुई है, 5 अगस्त 1954 को स्थापित हुआ है। और किसके द्वारा, तो भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना किया गया है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 अगस्त 1954। इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पूछ ले कि ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। भारत सरकार ने इसकी स्थापना की है। डेट जरूर याद रखिएगा और ईयर भी। नेक्स्ट है इसका पॉइंट, भारत में दृश्य कलाओं के क्षेत्र में ललित कला अकादमी शीर्ष सांस्कृतिक संस्था है। यानी कि वो कलाएं जिन्हें आप देख सकते हैं, ऐसी कलाओं के क्षेत्र में सबसे जो महत्वपूर्ण संस्था है वो आपका है ललित कला अकादमी। ये चीज़ याद रखेंगे। यह एक स्वायत्त शासी संस्था है जो पूर्णतया संस्कृति मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। याद रखेंगे, ये किसके द्वारा वित्त पोषित है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषित है, लेकिन एक स्वायत्त संस्था है। यानी कि ये स्वतंत्रता से जो भी निर्णय लेती है ले सकती है, इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होगा। और इसको वित्त कौन उपलब्ध कराएगा, संस्कृति मंत्रालय उपलब्ध कराएगा। ये किसी के अधीन नहीं है, ये स्वायत्त है, यानी कि स्वतंत्र संस्था है। ये चीज़ याद रखेंगे। आगे है अकादमी के लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, शिमला, भुवनेश्वर, शिलांग में क्षेत्रीय केंद्र हैं। यानी कि इस ललित कला अकादमी के क्षेत्रीय केंद्र भी हैं। कहाँ कहाँ पे हैं, लखनऊ में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, नई दिल्ली और आपका शिमला, भुवनेश्वर, शिलांग। यानी कि जो मेन आपके 3 महानगर हैं, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली, यहाँ पे है। इसके अलावा आपकी यूपी की राजधानी लखनऊ में है। इसके अलावा शिमला में है, जो आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी है या वहाँ का महत्वपूर्ण नगर है। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की है और शिलांग जो कि मेघालय का है। यहाँ पे क्षेत्रीय इसके संस्थान हैं, केंद्र हैं, जिसे राष्ट्रीय कला केंद्र कहा जाता है। राष्ट्रीय कला केंद्र के नाम से इन सारे जगहों को जाना जाता है जो अलग अलग क्षेत्र में है। जैसे भुवनेश्वर में है, लखनऊ में है, आपके 3 महानगर में है, शिलांग में है और शिमला में है। ये महत्वपूर्ण है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो आपकी संस्था है ये है संगीत नाटक अकादमी। हमने इसके पहले भी पढ़ा था कि जो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा है वो कौन देता है, संगीत नाटक अकादमी देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो संगीत नाटक अकादमी को देख लेते हैं। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित संगीत, नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी है। यानी कि किसका किसका राष्ट्रीय अकादमी है, तो संगीत का है, नृत्य का है और किसका है, याद रखेंगे, नाटक का। संगीत, नाटक और आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नृत्य। नृत्य को जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पे संगीत नाटक तो लिखा है तो 2 चीज़ें तो आपका कंफर्म हो गया, लेकिन नृत्य का भी है। शास्त्रीय नृत्य कौन सा नृत्य होगा, किस आधार पे दर्जा दिया जाएगा या कौन से नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिलेगा, इसका निर्धारण कौन करेगा, साहित्य या जो आपका संगीत नाटक अकादमी है यही करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी बन चुका है। तो याद रखेंगे, महत्वपूर्ण संस्था है इन 3 चीज़ों का। 31 मई 1952 को इसका गठन किया गया। गठन कब हुआ है, 31 मई 1952 को किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जरूर ध्यान दीजिएगा। अकादमी देश में संगीत, नृत्य व नाटक के क्षेत्र में भारत की विभिन्न संस्कृतियों की विस्तृत अमूर्त परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध संस्था है। ये जो है किन किन क्षेत्रों में, संगीत, नृत्य, नाटक के साथ साथ जितनी सांस्कृतिक विस्तृत अमूर्त परंपराएं हैं जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको आप सिर्फ फील कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को भी ये संरक्षण देता है। ये चीज़ याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा 1959 में अकादमी के अधीन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना की गई। ये भी याद रखेंगे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना कब किया गया है? ये 1959 में बना है। किसके अंतर्गत बनाया गया है? संगीत नाटक अकादमी के अंतर्गत ही आपका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना की गई है, जो अब तक स्वायत्त संस्था है। और ये भी क्या है? अभी तक एक स्वायत्त संस्था के रूप में काम कर रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन पूर्ण रूप से वित्त पोषित स्वायत्त संस्था है। ये भी क्या है? भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। वित्त पोषित किसके द्वारा है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों। ये दोनों जो संस्थाएं हैं, ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी, ये दोनों जो है ये किसके द्वारा वित्त पोषित हो रही है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। याद रखेंगे, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषित हैं, स्वायत्त संस्था है दोनों की दोनों। ये सारे पॉइंट्स ही एग्जाम में ज़्यादातर बनते हैं, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहला है 12 मार्च 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई। ये भी एक स्वायत्त संस्था है। स्थापना कब हुआ है? डेट और ईयर दोनों याद रखेंगे। 12 मार्च 1954 मतलब जो है 54। डेट तो बहुत कम पूछता है, लेकिन ईयर जरूर पूछता है। 1954 में आपके साहित्य अकादमी की स्थापना हुई है। और आप देख रहे हैं जो आपका ललित कला अकादमी है, इसकी स्थापना 1954 में ही हुआ है, लेकिन वो अगस्त में हुआ है और ये आपका मार्च में हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे। आगे, यह भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है, लेकिन इसको वित्त पोषण कौन देता है? भारत सरकार करता है। क्योंकि ऊपर के दोनों जो महत्वपूर्ण संस्थान है, इनका वित्त पोषण संस्कृति मंत्रालय करता है। ये अंतर है और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जरूर याद रखिएगा, साहित्य अकादमी का वित्त पोषण या इसको वित्त कौन उपलब्ध कराता है? भारत सरकार उपलब्ध कराता है। अकादमी यानी कि कौन अकादमी? साहित्य अकादमी प्रत्येक वर्ष अपने द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में साहित्यिक कृतियों के लिए पुरस्कार प्रदान करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्टली हम यही समझते हैं कि हमारे यहाँ संविधान में या अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है, तो 22 भाषाओं में ही ज़्यादातर जो पुरस्कार हैं वो दिए जाते हैं। लेकिन आपका साहित्य अकादमी 24 भाषाओं में देता है। ये चीज़ याद रखेंगे, जिसमें से एक इंग्लिश है और राजस्थानी। तो याद रखेंगे ये लगभग 24 भाषाएं जिसको ये मान्यता देता है, उसमें जो है पुरस्कार प्रदान करता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि साहित्य अकादमी महान साहित्यकारों को साहित्यिक अकादमी ऑनरेरी फेलोशिप, आनंद फेलोशिप और प्रेमचंद फेलोशिप नामक सम्मानों से सम्मानित करता है। अगर कोई भी साहित्य अकादमी क्या करेगा? जो महान साहित्यकार हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे साहित्य की रचना की है, ऐसे साहित्यकारों को अलग अलग तरह का जो है फेलोशिप दिया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, फेलोशिप दिया जाता है। ये एक सम्मान है और ये 3 तरह का है। आप देख रहे हैं, ऑनरेरी है, आनंद है और प्रेमचंद है। ये जैसा जिस तरह का साहित्य होता है उसी आधार पे लोगों को दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी द्वारा किसी लेखक को जो सर्वोत्कृष्ट सम्मान प्रदान किया जाता है, वह उसे अपना फेलो चुनने के रूप में होता है। यानी कि कैसा उसको सम्मान दिया जाएगा? वो फेलो के रूप में दिया जाता है। आपने देखा है कि किस तरह से उनको अलग अलग फेलोशिप पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य अकादमी 3 पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करता है। ये भी याद रखेंगे, साहित्य अकादमी 3 पत्रिकाओं का प्रकाशन करती है। वो कौन सी हैं? इसको ध्यान देंगे। इंडियन लिटरेरी अंग्रेजी में होता है और ये द्विमासिक है। यानी कि ये जो आपका पत्रिका है ये क्या है? द्विमासिक है, 2 महीने पे आता है। किस भाषा में आता है? अंग्रेजी में आता है, जिसका नाम है इंडियन लिटरेरी या इंडियन लिटरेचर। और दूसरा है समकालीन भारतीय साहित्य, तो ये किस में आता है? हिंदी भाषा में आता है। कितने हैं? ये भी द्विमासिक है, यानी कि 2 महीने पे ये भी आता है, हिंदी भाषा में आता है। कौन सी पत्रिका है? समकालीन भारतीय साहित्य। और चौथा है संस्कृत प्रतिभा। ऐसे ही पता चल रहा है, संस्कृत प्रतिभा संस्कृत में दिया जाता है, संस्कृत में छपती है। लेकिन कितनी मासिक पत्रिका है? त्रैमासिक, यानी कि ये 3 महीने पे आता है। तो याद रखेंगे, नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंग्लिश का है, 2 महीने पे आता है, ये हिंदी का है और ये भी 2 महीने पे आता है।
और ये संस्कृत का है और ये 3 महीने पे आता है। तो इन तीनों जो आपकी पत्रिकाएं हैं जो साहित्य अकादमी के द्वारा प्रकाशित की जाती हैं, इनका नाम जरूर याद रखेंगे। हो सकता है कभी एग्जाम में क्वेश्चन बने इनमें से कौन सी पत्रिका है जो हिंदी साहित्य अकादमी के द्वारा स्थापित नहीं प्रकाशित नहीं किया जाता। तो साहित्य अकादमी द्वारा जो प्रकाशित ये पत्रिकाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है बच्चों नेक्स्ट संस्था आपका राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय विश्व के अग्रणी नाट्य प्रशिक्षण संस्थाओं में से एक है, यानी कि ये विश्व के प्रशिक्षण संस्थाओं में से अग्रणी है, एक है। वर्ष 1959 में इसकी स्थापना संगीत नाटक अकादमी द्वारा उसकी इकाई के रूप में किया गया है। इसकी भी स्थापना किसने किया है? संगीत नाटक अकादमी ने ही किया है। और इसी ने देखिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की जो ये देख रहे हैं ड्रामा, ये क्या है? नाटक से ही संबंधित है। इसी की स्थापना किसने किया है? संगीत नाटक अकादमी ने किया है। कब किया है? 1959 में। इसको हमने यहाँ भी देखा है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वही आपका राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्थापना 1959 में हुआ है। किसने किया है? संगीत नाटक अकादमी ने किया है। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। और एक इकाई के रूप में है, उसी के अंतर्गत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित है। स्थापना भले ही संगीत नाटक अकादमी ने किया हो, लेकिन एक स्वायत्त संस्था है और वित्त पोषण इसको भी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता है। ध्यान देंगे बच्चों। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है या करने वाली संस्था है। ये पूछता है कि पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये चीज़ याद रखेंगे। जो देश में पुरातत्व सर्वेक्षण शोध उत्खनन आदि कार्यों का संचालन करती है, यानी कि देश के अंतर जो पुरातत्व सर्वेक्षण है, जो शोध हैं, जो इस तरह के काम चल रहे हैं, खुदाई के नई नई चीज़ों को जो ढूंढते हैं और उन पर रिसर्च करते हैं, उन सबको कौन करवाता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करवाता है। इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया 1861 में। एग्जाम में बार बार आया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ है? 1961 में। किसने किया है? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और इन्हीं को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है या पिता कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। वे इसके प्रथम महानिदेशक भी थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों तथा अवशेषों का रखरखाव करना है। ये क्या करता है? जितने भी हमारे प्राचीन स्मारक हैं, जितने भी प्राचीन हमारे चीज़ें हैं, उनका ये क्या करेगा? संरक्षण करता है, रखरखाव करता है। उनकी सुरक्षा का दायित्व पुरातत्व विभाग के अंदर ही होता है। नई नई चीज़ों को ढूंढता भी है और उनका संरक्षण भी करता है ताकि वो नष्ट ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए। तो ये सारा काम कौन करता है? हमारा पुरातत्व सर्वेक्षण करता है। और पहली बार क्वेश्चन बनता है कि कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किया था या पुरातत्व सर्वेक्षण करवाया था? तो वो करजन थे। और ये बार बार एग्जाम में आता है। वो एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल हैं। लेकिन वर्तमान में भारत में बात करेंगे तो ये कौन कौन से काम कर रहा है वो आपको पता चल गया। लेकिन स्थापना किसने किया? कनिंघम ने किया है। कब किया है? ये डेट याद रखिएगा, 1861 में किया है। एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के बारे में कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्वतंत्रता से पहले इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के तौर पर 11 मार्च 1891 को कोलकाता में स्थापित किया गया था। स्थापना कब हुआ है? 11 मार्च 1991 को इसकी स्थापना हुई है। कहाँ पे हुआ है? कोलकाता में हुआ था। और पहले इसको इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग कहा जाता था। अब इसका नाम क्या हो गया है? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। अभिलेख में आप जानते हैं कि वो सारे साक्ष्य जो लिखे हुए होते हैं, चाहे वो आपके कागज़ पे लिखे हो या किसी धातु पे लिखे हो या वो पत्थर पे लिखे गए हो, वो सारे लिखित साक्ष्य आपके अभिलेख कहलाते हैं। और जो अभिलेखागार है ऐसी चीज़ों का संरक्षण करता है, ऐसी चीज़ों को अपने पास संग्रहित करके रखता है। ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट है आपका दूरदर्शन। दूरदर्शन आप जानते हैं जो आपका टेलीविज़न है, इसकी स्थापना कब हुई है? कभी कभी ये डेट पूछ लेता है, तो ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। स्थापना कब हुआ है? 1959 में दूरदर्शन भारत में स्थापना किया गया है। आगे है भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण। स्थापना याद रखेंगे बच्चों, ये कब स्थापना हुआ है? 1945 में संस्कृति मंत्रालय के अधीन इसकी स्थापना किया गया। कहाँ पे किया गया? कोलकाता। दोनों चीज़ें याद रखिए। स्थापना कहाँ हुआ है? कोलकाता में हुआ है। कब हुआ है? 1945 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत भवन।
वर्ष 1982 में भारत भवन की स्थापना एमपी सरकार द्वारा वास्तुकार चार्ल्स कोरिया के द्वारा किया गया या चार्ल्स कोरिया के नेतृत्व में किया गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि किसके द्वारा जो है भारत भवन की स्थापना किया गया। तो पहली बात याद रखेंगे कि एमपी सरकार के द्वारा किया गया है, लेकिन किसके नेतृत्व में किया गया, वास्तुकार कौन है जिन्होंने इसको डिजाइन किया है, तो ये वास्तुकार कौन है, चार्ल्स कोरिया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे है नृत्य, संगीत, दृश्य कलाएं, प्रदर्शन कलाएं, फिल्में आदि इसके अंतर्गत आती हैं। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, भारत भवन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे आपके लिए और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इसकी स्थापना 1987 में हुआ है। किसके अधीन हुआ है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन कला के क्षेत्र में अनुसंधान, शैक्षणिक उद्यम तथा प्रचार प्रसार करने वाली स्वायत्त संस्था के रूप में इसका गठन किया गया है। याद रखेंगे गठन कब हुआ है, 1987 में हुआ है। किसके अधीन हुआ है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन हुआ है। और ये क्या है, कला के क्षेत्र में अनुसंधान, रिसर्च, यानी कि ऐसी चीज़ों को करने के लिए किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और एक स्वायत्त संस्था है, ये जरूर याद रखेंगे, स्वायत्त संस्था है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। नेक्स्ट है, इसके 6 कार्यालय भी हैं। याद रखेंगे आपका जो इकाई है, जो आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, ये बहुत ब्रॉड स्तर पे काम करता है और इसकी 6 इकाइयाँ हैं। और वो इकाइयाँ कौन कौन सी हैं, तो इसमें देखेंगे कला निधि है और कला कोष है, जनपद संपदा है, कला दर्शन है, सांस्कृतिक सूचना है और आपका जो है सूत्राधार है। ये प्रयोगशाला भी है। यानी कि लगभग आप देखेंगे ये सारे क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की इकाइयां हैं। इन्हीं सबसे मिल करके ये बना है। अलग अलग इसके विभाग हैं या पार्ट्स हैं ये। आगे ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो ये कब हुई, इसकी स्थापना और क्या है ये, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय रेडियो प्रसारण सेवा है। यानी कि क्या है, एक राष्ट्रीय प्रसारण सेवा है। किसके अधीन है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है ये। याद रखेंगे स्थापित, इसका गठन कब हुआ था, 1936 में इसका गठन किया गया था। और इसको आकाशवाणी के नाम से भी जाना जाता है। 23 भाषाओं में ये अपनी सूचनाओं को प्रसारित करता है और 146 बोलियों में ये प्रस्तुति भी करता है, जो आप अपने प्रोग्राम को ये प्रस्तुत करता है। कितनी भाषा में करता है, 23 भाषा में करता है। और कितनी बोलियों में करता है, 146 बोलियों में करता है। जब ये बना था 1936 में इसका गठन किया गया था। अभी इसको क्या कहते हैं, आकाशवाणी कहते हैं, या उस समय इसको आकाशवाणी कहा जाता था। याद रखिए बच्चों, उस समय इसको आकाशवाणी कहते थे, अभी इसको क्या कहते हैं, ऑल इंडिया रेडियो कहते हैं। याद रखिए गठन 1936 में हुआ है और 23 भाषाओं में और 146 बोलियों में अपनी बातों को या अपनी प्रोग्राम का प्रस्तुतिकरण करता है या चलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले के टाइम में आप देखेंगे रेडियो ही सबके लिए महत्वपूर्ण साधन हुआ करता था दूर संचार का, और उसी से लोग गाने और न्यूज़ ऐसी सारी चीज़ों को जाना करते थे। बाकी और जो जानकारी के सोर्सेज होते थे उसी से वो सुनते थे। अभी आपका क्या हो गया है, बहुत सारे संचार माध्यम आ गए हैं जो अब लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया। जैसे कि अभी सबसे जो महत्वपूर्ण हो गया वो सबके लिए मोबाइल हो गया, और मोबाइल पे ही अब सारी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन पहले के टाइम में रेडियो बहुत महत्वपूर्ण था। एशियाटिक सोसाइटी, ये बार बार एग्जाम में आता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना किसने किया है, ये भी पूछता है। विलियम जोन्स ने किया। कब किया, 1784 में किया। कहाँ किया, तो कोलकाता में किया। ये बार बार आता है, किसने किया, कब किया और कहाँ किया। क्यों किया, इतिहास, विज्ञान एवं साहित्य की खोज के लिए। ये जो विलियम जोन्स हैं, इन्होंने इसकी स्थापना की और कहा कि भारत की जो इतिहास है, संस्कृति है, जो विज्ञान है, इसका खोज करने आए हैं हम लोग, इसकी गूढ़ता का पता लगाने आए हैं, इसको जानने आए हैं और इसके बारे में पूरी दुनिया को बताने के लिए आए हैं कि आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपके इतिहास, आपका विज्ञान क्या कहता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान, ये क्या है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान की स्थापना 1960 में किया गया है।
कहाँ पे इसका स्थापना किया गया? तो पुणे में इसकी स्थापना किया गया था। एग्जाम में आ चुका है कि इसका मुख्यालय या इसकी स्थापना कहाँ हुई है? तो पुणे में हुई है, 1960 में हुआ है। किसके अधीन हुआ? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद। ये क्या है? तो ये समिति पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत इसकी स्थापना 1972 में नई दिल्ली में किया गया। तो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद की स्थापना कब किया गया है? तो अधिनियम 1860 के तहत किया गया। इसकी स्थापना 1972 में। कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। तो एक पूछ ले कि कहाँ पे है भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद? तो नई दिल्ली में है। स्थापना कब हुआ है? 1972 में हुआ है। किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो ये हुआ है 1860 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना बार बार एग्जाम में आता है। इसको इग्नू कहते हैं, शॉर्ट में इग्नू कहते हैं कि इग्नू की स्थापना कब हुआ है? तो स्थापना कब हुआ है? 1985 में हुआ है। ये जरूर याद रखेंगे बच्चों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इसका मेन मोटिव क्या था? कि दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था का विकास करना। जो बच्चे स्कूल में जाके शिक्षा अध्ययन नहीं कर पाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए हर जगह शिक्षा मुहैया कराना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा सुविधाएं देना और हर सब्जेक्ट उनको उपलब्ध कराना। तो इसीलिए इसका विकास किया गया। इसी को दूरस्थ शिक्षा विधि भी कहते हैं। तो आपका इग्नू याद रखेंगे, इसी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहते हैं। 1985 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, यानी कि NCERT। ये बार बार एग्जाम में आता है। NCERT की स्थापना कब हुई है? 1961 में इसकी स्थापना हुई है, याद रखेंगे बच्चों। और यह अधिनियम 1860 के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय, जिसको वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता है, के अधीन शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सहयोग देने के लिए किया गया था। यानी कि क्या करेगा? प्रशिक्षण देने का काम करेगा, साथ ही शैक्षणिक अनुसंधान करेगा। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान, नए नए खोज करना, उससे लोगों को प्रशिक्षित करना, ये सारे काम आपके NCERT का है। और ये किसके अधीन काम करता है? शिक्षा मंत्रालय के अधीन। पहले इसका नाम था पहले आप ध्यान देंगे कि नाम था इसका शिक्षा मंत्रालय, फिर इसका नाम कर दिया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। लेकिन अभी आप देखेंगे नई शिक्षा नीति के तहत फिर इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही कर दिया गया है। तो आप बात करेंगे तो NCERT किसके अधीन काम कर रहा है? तो शिक्षा मंत्रालय के अधीन ही काम कर रहा है। नए नए शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करना, प्रशिक्षण देना, ये सारे काम NCERT का है। और आप जानते हैं ये सबसे ऑथेंटिक रिसोर्सेस उपलब्ध कराता है बच्चों को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्थापना का डेट याद रखेंगे बच्चों। ये ईयर बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, ईयर जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। स्थापना कब हुआ है इसका? 29 मार्च 1954 में स्थापना किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये नई दिल्ली के जयपुर हाउस में इसकी जो है स्थापना किया गया था। इसके द्वारा पिछले 150 सालों में दृश्य कलाओं के बदलते स्वरूपों का प्रदर्शन किया जाता रहा है। यानी कि जो कलाएं हम देख सकते हैं, जिसमें नाटक है, डांस है, ये सारी चीज़ें जो दृश्य कलाएं होती हैं, इनका जो स्वरूप बदल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये प्रदर्शन करने पे जोर देते हैं या काम करवाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण एवं डॉक्यूमेंटेशन सेंटर का विकास करना, ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। और आगे है राष्ट्रीय स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय एवं कपिला वात्सल्य द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? श्रीमती कपिला देवी चट्टोपाध्याय एवं कपिला वात्सल्यन के द्वारा किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान देंगे। नेक्स्ट है फिल्म वित्त निगम। फिल्म महोत्सव एवं फिल्म सप्ताहों का प्रयोजन ये करते हैं। यानी कि अगर एग्जाम में आ जाए कि फिल्म वित्त निगम क्या करता है, तो ये फिल्म महोत्सव एवं फिल्म सप्ताहों का प्रयोजन करता है। इसके अलावा नेशनल बुक ट्रस्ट क्या करता है? अंग्रेजी, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में
उच्च कोटि के साहित्य का प्रकाशन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, नेशनल बुक ट्रस्ट क्या करता है? अंग्रेजी, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में उच्च कोटि के साहित्य का प्रकाशन करने का काम करता है नेशनल बुक ट्रस्ट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण का दायित्व राज्य को सौंपता है। यानी कि किसका दायित्व है संरक्षण करना? राज्य का है। किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 49 के तहत है कि जितने राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उन सबका संरक्षण कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। क्वेश्चन आता है कि कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य सरकार जो भी राष्ट्रीय हमारे स्मारक है उनका संरक्षण करेगा, देखभाल करेगा? तो ये आपका 49 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर 50 की बात करेंगे तो वहाँ पे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों को अलग किया गया है। तो इस तरह से अनुच्छेद आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेदों को जरूर ध्यान दिया कीजिए, कम से कम मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व आपके क्लियर होने चाहिए। तो आई होप बच्चों आज के क्लास में सारे पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा और आप लोगों को यहाँ से अगर क्वेश्चन मिलेगा तो आप गलतियाँ नहीं करेंगे। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीरियसली इनको बार बार रिविजन कीजिएगा। आप चाहे जिस भी एग्जाम में बैठेंगे यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया तो निश्चित तौर पर आप अच्छा परफॉर्मेंस करके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।